नमस्कार। आज हम आपका चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के टॉपिक गॉसेस लॉ के अनुप्रयोग पर हैं और आज इसमें हम आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का पता लगाएंगे। ठीक, आवेशित चालक गोले के तीन तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र का पता लगाएंगे। एक बार हम गोले के बाहर कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का पता लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि ये आवेशित गोला है, तो एक बार हम इसके बाहर कोई पॉइंट लेंगे, उस पर विद्युत क्षेत्र का पता लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बार हम इसकी सतह पर कोई पॉइंट लेंगे और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का पता लगाएंगे, और एक बार हम इस गोले के अंदर कोई पॉइंट लेंगे और वहां पर विद्युत क्षेत्र का पता लगाएंगे। ठीक, लेकिन टॉपिक शुरू होने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप चालक को आवेश देते हो तो वो सारा आवेश चालक की बाहरी सतह पर आ जाता है। ठीक, जैसे आपने किसी भी चालक को कोई भी आवेश दिया तो वो सारा आवेश चालक की बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये चालक की प्रॉपर्टी है। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने चालक गोले को Q आवेश दिया। ठीक, तो मैंने Q आवेश दिया चालक के गोले को, पूरे गोले को, लेकिन चालक की प्रॉपर्टी के कारण, उसके गुणधर्म के कारण वो सारा जो आवेश है वो चालक की यानी कि गोले की बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया और गोले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है। जो भी आवेश आप चालक गोले को दे रहे हैं वो सारा आवेश चालक गोले के बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक समान रूप से बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है। ठीक, ये बात क्लियर है। तो अभी हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमने हर बार की तरह हम बिल्कुल उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल अपने नोट्स बनाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना हो। ठीक, तो मैं शुरू करता हूँ। ये यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो गोला है इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। इस चीज को हम लिख लेते हैं। माना एक R त्रिज्या का आवेशित चालक गोला लिया। ठीक, जिस पर +Q आवेश बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित है। अब हम आते हैं जो हमें पहला केस है हमारा, क्या केस फर्स्ट, गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये कोई बिंदु P है और इस पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस बिंदु P
से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ यानी कि गाउसीय पृष्ठ की रचना कर लेते हैं, या हम एक गाउसीय पृष्ठ खींच लेते हैं। और इस गाउसीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। ठीक, हम बिंदु P से होते हुए एक गॉसिय पृष्ठ की रचना करते हैं। इमेजिनरी गॉसिय पृष्ठ, काल्पनिक गॉसिय पृष्ठ। गॉसिय पृष्ठ कुछ भी नहीं होता है, वो एक काल्पनिक, हम मान लेते हैं कि ये हमने एक बाहर गॉसिय पृष्ठ बना दिया है। ठीक, जिसकी त्रिज्या है छोटा r स्मॉल r। ठीक, यहां तक कोई समस्या? अब ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि जो हमने गोले पर धन आवेश दिया है, इससे जो बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं, वो इस दिशा में होंगी, यानी कि बाहर निकलेगा धन आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र, ये जो गोला आपने लिया है, इस गोले से चारों तरफ एक समान रूप से बाहर जा रहा है विद्युत क्षेत्र। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है कि इस दिशा में भी विद्युत क्षेत्र जा रहा है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र। रेडियली आउटवर्ड, हर दिशा में विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है गोले से। ठीक, तो हर जगह विद्युत क्षेत्र जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, सबसे पहली बात। दूसरा, जब मैं विद्युत फ्लक्स की गणना करूंगा तो मुझे एक, जैसे कि हमने पूरे इस चैप्टर में सीखा है कि हम एक छोटा सा क्षेत्र काट लेंगे, एक छोटा सा क्षेत्र हम लोग काट लेंगे, और इस छोटे से क्षेत्र का हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम लोग डीए का नाम देते हैं। ठीक, और फिर इस क्षेत्रफल जो हमने लिया है, इस पूरे क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास बाहरी सतह यानी कि गॉसियन सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, क्योंकि मुझे पता है विद्युत फ्लक्स का जो परिभाषा होती है उसमें, अभी चलो पहले मैं आपको ये लिखवा देता हूँ कि आपने क्या किया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, चीजें इकट्ठी ना हो, जितना बताऊं वो आपको साथ साथ दिखता रहे। ठीक है, पहले हमने क्या क्या पूरे गोले के बारे में किया है वो हम एक बार लिख देते हैं। ठीक, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए उस बिंदु से होकर गुजरने वाले काल्पनिक गौसीय पृष्ठ, क्या लिया है हमने? गौसीय पृष्ठ भी हमने गोला ही लिया है। गौसीय पृष्ठ, काल्पनिक गौसीय पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसकी 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 त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक, अब इसको मैं हल्का सा ऊपर कर दे रहा हूं, इतना ठीक है, फिर बाद में देखते हैं। हम जानते हैं क्या विद्युत फ्लक्स, क्या होता है विद्युत फ्लक्स? फाई
डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। इसको मैं लिख सकता हूँ डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। थीटा जो आपको पता लगाना है, ये थीटा क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे करके लिख दूं, थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के मध्य का, ठीक। तो अब मुझे बताइए क्षेत्रफल सदिश, और चूंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो रेडियली आउटवर्ड है, मतलब वो हर जगह, ये भी इसके समांतर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। समझ में आया? क्षेत्रफल सदिश, ये हमने छोटा क्षेत्रफल लिया, इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश है डी, और विद्युत क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो आई 0 डिग्री। तो जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा। ये सब कुछ हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये कर रहे हैं गौशिया पृष्ठ के लिए, ठीक। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, ई आ गया है बाहर, डी ए कोस 0। अब फाई की वैल्यू मुझे बताइए, ई जो है वो हर जगह समान होगा, क्यों? क्योंकि हमने गौशिय पृष्ठ लिया है एक गोला, यानी कि ये जो केंद्र है, इस केंद्र से हर जगह इस गोले की त्रिज्या समान है। और ये जो दो, जो हमारे पास गिवन गोला था पर्सन में, जो हमने गोला एक लिया था, जिस गोले के बाहर हम लोग विद्युत क्षेत्र की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं, उस गोले के बीच में और गौशिय पृष्ठ के बीच की जो ये दूरी आप देख रहे हैं, ये दूरी जो आप देख रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर जब आप देखेंगे तो ये दूरी समान होगी, क्योंकि दो गोले हैं, ठीक है, एक छोटी त्रिज्या का, एक उससे बड़ी त्रिज्या का। तो जब आप इन दोनों की परिधि के बीच की ये दूरी देखेंगे तो ये आपको हर जगह समान नजर आएगी। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि ये जो गौशिय पृष्ठ आपने लिया है, इस पर विद्युत क्षेत्र हर जगह पे समान है, ठीक। तो मैं जब विद्युत क्षेत्र मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये ई हमने इसलिए यहाँ पे बाहर ले लिया है, ठीक। और डीए, डीए क्या होगा, डीए है ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है, ये है, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो गौशिय पृष्ठ है, इसमें कहीं एक छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ कटा होगा, एक छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ कटा होगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे गौशिय पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और इंटीग्रेशन ऑफ डी की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर लेना है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग गौशिय पृष्ठ के लिए चीजें निकाल रहे हैं। इतने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। इतना क्लियर है? अब इसको हम ऊपर कर देते हैं। अब मुझे बताइए गाउस के नियम से क्या होता है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्या होता है विद्युत फ्लक्स, Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इन की वैल्यू क्या है, Q इन की वैल्यू तो ये Q है ना, इस गौसिय पृष्ठ के अंदर ही, तो ये Q आवेश है, Q आवेश जो आपने गोले को दिया है, Q ही आवेश है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई परेशानी? इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से मैं लिख सकता हूं E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E
1/4πr² Q/ε0। तो क्या मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, इरेज इक्वल के, ठीक। क्या मैं E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² लिख सकता हूँ? कोई परेशानी इसमें? यहां से आपको क्या दिखा? यहां से आपको ये नहीं दिखा कि ये तो विद्युत क्षेत्र वही आ गया जो हम एक बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के लिए जब विद्युत क्षेत्र की गणना करने की कोशिश करते थे तो यही विद्युत क्षेत्र आपके पास आता था, ठीक। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, यह विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के समान है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इसका मतलब क्या है कि जब आप बाहर से इस गोले को देखेंगे ना तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये क्यू आवेश या ये गोला जो है ये पूरा गोला ना होकर ये कोई एक बिंदु आवेश है जो गोशीय पृष्ठ के केंद्र पर रखा है। क्या इसका मतलब यही हुआ ना भाई, आपने तो ये आवेश लिया, ये आपने ये पूरा गोला लिया और इस गोले पर हमने क्यू आवेश दिया और इस गोले के कारण हमने एक इसके बाहर कोई बिंदु लिया, ये P, जिस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तो जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र वही आया है ना जिससे आपको लगेगा कि ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाई है इसके केंद्र पर कोई बिंदु आवेश रखा है, मतलब ये जो गोला है ये अपने आप में एक बिंदु आवेश की तरह काम कर रहा है। जब आप बाहर से देखोगे तो आपको तो यही लगेगा ना कि गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर कोई बिंदु आवेश रखा है और उसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं जो 1/4πε0 Q/r² आई है। समझ में आया ना? ठीक। पहला केस आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें एक चीज मैं बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा मैं इस डेरिवेशन को पूरा कराने के बाद, ठीक। अब दूसरा केस आप डिस्कशन कर लीजिए, इसी के नीचे ही मैं आपको दूसरा केस बता देता हूं। पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है? गोले के सतह पर किसी बिंदु पर गोले की सतह के सतह पर ही लिख देते हैं हम लोग, गोले की सतह पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक। ये सेकंड केस। इसमें क्या करना है आपको, जो आपने ये गोला लिया है, ये जो गोला है इसमें क्या कह रहा है ये कि ये जो गोला आपने लिया है इसकी सतह पर ही कोई बिंदु P है, यहाँ पर ही कोई बिंदु P है और आपको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आप करेंगे क्या कि इस बिंदु P से होते हुए गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो बिल्कुल लगभग लगभग इसी के ऊपर आ जाएगा, जो गोला दिया हुआ है उसी के ऊपर गॉसियन पृष्ठ आ जाएगा। तो जहां पे आप स्मॉल r यूज कर रहे थे वहां पे आप कैपिटल R भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए गॉसियन पृष्ठ और जो गोला दिया हुआ है दोनों की त्रिज्याएं समान हो जाएंगी, दोनों की त्रिज्याएं समान हो जाएंगी। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r,
ठीक, तो आप सिंपल यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख सकते हैं। भाई जब आपको स्मॉल आर को सिर्फ रिप्लेस करना है कैपिटल आर से, तो वो आप सीधा अपने फाइनल जो आपका इक्वेशन है उसमें ही रख दीजिए। आप चाहो तो इसको पूरा सोल्व कर सकते हो, एक एक स्टेप वही होगा जो आपने पहले किया है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह चेंज होगा। वो चेंज कहाँ होगा? वो चेंज यहाँ पे जो आपने 4 पाई r² रखा है, ये जो आपने dA लिया था, ये 4 पाई r² ही आप रखेंगे, लेकिन यहाँ तक आप उसी तरह से आएंगे, फिर आप लिखेंगे चूंकि आपका बिंदु, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तुलना करनी है, उसकी दूरी r कैपिटल R के बराबर है, इसलिए हम ये रख देंगे स्मॉल r की जगह कैपिटल R, और ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। कुछ भी आपको एज सच नया नहीं करना है। ये वाला जो पहले वाला केस था, इस वाले केस में हमारी जो R थी स्मॉल, वो बड़ी थी कैपिटल R से। भाई ये छोटा था, वो बड़ा था। अब तीसरा केस भी समझ लीजिए। तीसरा केस भी बहुत आसान है। केस थर्ड, इसको हम पूरा डायग्राम दोबारा समझाऊंगा मैं, ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझें। केस थर्ड में क्या करना है? गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक। ये क्या कह रहा है कि ये कोई गोला है, ठीक। इस पर आवेश इस तरह से है, जैसे कि मैंने सबसे पहले जब शुरू किया था आपको पढ़ाना, तो ये बताया था कि जो भी आवेश आप चालक गोले को देंगे वो बाहरी सतह पर आ जाएगा, और उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का आवेश नहीं होगा। क्या इस बारे में हम बात कर चुके हैं? वीडियो के शुरू में ही हमने यही बताया था। अब इसके अंदर कोई एक बिंदु है, ये P, जिस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। जैसे कि मैंने पहले किया था कि मैं इस बिंदु से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लूंगा। क्या करूंगा? इस P बिंदु से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की मैं रचना कर लूंगा, ठीक, जिसका जो त्रिज्या होगी वो होगी r, ठीक है। इसकी त्रिज्या हुई r। सेम जैसे कि हमने पहले किया था। पहले मैं आपको इसकी भी लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज लिखोगे तो आपको अच्छा फील होगा, और आपकी नोटबुक में भी एक पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। गोले के अंदर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम बिंदु P से होकर गुजरने वाले r त्रिज्या के काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ गोला की रचना करते हैं, ठीक।
अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखना है, हम जानते हैं चालक गोले पर दिया गया संपूर्ण आवेश गोले की बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है एवं गोले के अंदर आवेश शून्य होता है। कोई परेशानी? ये चीज मैंने आपको जब लेक्चर शुरू हुआ तो लेक्चर की शुरुआत इस ही पॉइंट से की थी, ठीक है। मैंने एक चीज पर और जोर दिया था कि समान रूप से वितरित हो जाता है, ये याद रखने वाला पॉइंट, ठीक। तो जब आप वापस से लिखेंगे, हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स समीकरण एक से क्या था, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट 4πr²। आर अब अंदर है लेकिन विद्युत फ्लक्स तो वही होगा ना, यही गॉसियन सतह है। यहां से मैं छोटा सा क्षेत्रफल वो काटूंगा, क्षेत्रफल जिसकी डायरेक्शन डी होगी। विद्युत क्षेत्र, अब बात आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो इसके अंदर है ही नहीं ना, ई तो गोले के अंदर जीरो है, ई तो गोले के अंदर जीरो है, जीरो है या नहीं है? ई जीरो है, लेकिन ये ई से पहले ना आप ये समझ लीजिए, ई जीरो से पहले अभी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ई जीरो नहीं है, विद्युत क्षेत्र से पहले ये हम लिखेंगे क्या कि आवेश क्यू जीरो है अंदर। क्यू की वैल्यू जो है, बाहर तो क्यू आवेश है लेकिन अंदर आवेश की वैल्यू जीरो है, ठीक। फिर जब हम लिखेंगे क्या गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स क्या है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये इक्वेशन एक थी, ये आपके पास इक्वेशन 3 हुई। समीकरण 1 एवं 3 से ई 4πr² की वैल्यू भी जीरो, ई की वैल्यू जीरो, मतलब विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जीरो है। कहाँ? किसी भी चालक आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो जीरो है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चालक आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो जीरो है, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। अब जो मैंने बोला था कि मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, वो ये कि जब आपको मैंने विद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण और विद्युत क्षेत्र एक प्लेन शीट के कारण निकलवाया था, तो वहां पर जो आपका फाइनल आंसर आया था वो पहले केस में लैम्डा की फॉर्म में आया था, आवेश पर एकांक लंबाई। शीट के लिए जो आपका आया था वो आया था सिग्मा के केस में आवेश पर एकांक क्षेत्रफल। तो यहां पर भी आपको उसी तरह से आपकी एनसीईआरटी में डेरिवेशन उसी रूप में दिया गया है, ठीक, उसी रूप में दिया गया है। मतलब मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि जब हम लोगों ने कोई एक टॉपिक पूरा पढ़ा है तो हमें गोला बहुत बड़ा होगा, गोला इतना छोटा नहीं होगा, तो हम लोगों के लिए बेहतर है कि हम लोग आवेश एकांक क्षेत्रफल या एकांक लंबाई या एकांक आयतन के लिए ही निकाल कर
यहाँ पर रखें। अगर आप चाहें तो आप केस फर्स्ट में, क्योंकि मैंने ये तभी क्यों नहीं कराया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसे सीखने के इच्छुक ही नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके पास टाइम बचता है एग्जाम में, तो आप ये वाला पोर्शन जरूर लिखिएगा, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, देखिए जो यहाँ पे मैंने एक गोला बनाया था, पहले केस की बात है, दूसरे तीसरे केस में तो कोई जरूरत ऐसी पड़ेगी नहीं, सिंपल सिर्फ आपको स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखना है। ठीक, ये गोला था, इसमें यहां पर आवेश कुछ इस तरह से हमारे पास आवेश थे। ये बिंदु था P, जिससे होते हुए हमने एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली थी। यहाँ मैं बहुत ज्यादा सुंदर बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे कुछ एक पॉइंट इसमें बताना है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो क्षेत्रफल है किसी भी गोले का, बाहरी क्षेत्रफल, आवेश तो केवल इस बाहरी क्षेत्रफल पे ही है ना। गोले पर जो भी आवेश है वो उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं। तो मुझे ये बताइए, चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब आवेश आवेश एकांक क्षेत्रफल पर, आवेश एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश जिसने अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित प्लेन शीट के कारण विद्युत क्षेत्र वाला लेक्चर देखा है, उसे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। वो क्या होता है कि जितना भी आपके पूरे क्षेत्रफल पर आवेश है, जिसको हम लोगों ने क्यू इन हम बोलते हैं, कि इस पूरे क्षेत्रफल पर ये जो आपने लिया है इसको आप समीशन क्यू भी बोल सकते हैं या आप क्यू इन भी बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहें। इसका मतलब है कि इस पूरी सतह पर जितना आवेश है, ठीक है, कितना आवेश है, क्यू, क्यू, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इस सतह के क्षेत्रफल से, तो क्या मेरे पास एकांक क्षेत्रफल पर आवेश आ जाएगा। गोलीय की बाहरी सतह के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वो है 4πr²। आर कैपिटल क्यों, यहां मैं गॉसियन सरफेस की बात, यहां मैं गॉसियन पृष्ठ की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ एक यही बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के ऊपर या उसकी बाहरी सतह पर तो कोई भी आवेश नहीं है ना, यहाँ तो कोई भी आवेश नहीं है, आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास जो दिया गया गोला है उसकी बाहरी सतह पर जो आवेश है समेशन क्यू, अगर मैं उसको भाग कर दूं इस गोले के बाहरी सतह के क्षेत्रफल से, तो मुझे पता लग जाएगा कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है। तो यहां से जो मेरे पास क्यू इन या आप समीशन क्यू जो भी बोलना चाहो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा 4πr²। तो जब आप गोश के नियम से विद्युत फ्लक्स निकालते हो और वहां पर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट आप रखोगे, तो आप वहां पर क्यू इन की वैल्यू जहां आपने सिर्फ क्यू रखी है अभी, वहां पे आप लिखोगे सिग्मा 4πr² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक, और इसको हम लोग समीकरण 4 का नाम दे दे रहे हैं। फिर मैं लिखता हूं समीकरण 1 एवं समीकरण 4 से E डॉट 4πr² सिग्मा 4πr² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। यहां तक कोई दिक्कत, 4π से 4π चला जाएगा, तो जो हमारे पास E की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कैपिटल R² डिवाइडेड बाई स्मॉल r²। ठीक, आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये इसी फॉर्मेट में आंसर को छोड़ा गया है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पहले निकाल दीजिए सिंपल क्यू के फॉर्म में, क्योंकि वैसे आपके सिलेबस में जनरली लोग कराते हैं।
और अगर आपको अच्छा इंप्रेशन अपने एग्जामिनर पे डालना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ आपका जो आधा नंबर बचता है, जिस बच्चे के 99.5 मार्क्स हैं और जिसके 100 मार्क्स हैं, उसका खेल सारा इंप्रेशन का है कि उसने अपनी कॉपी में किस तरह का इंप्रेशन छोड़ा है। इंप्रेशन अच्छा करने के लिए ये जरूरी है कि आप केस फर्स्ट में ये वाला पार्ट भी करिएगा। जब आप केस सेकंड में जाएंगे सेम चीज को लेकर, तो आप यहां पर भी r इज इक्वल्स टू आर रखेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आप आर स्क्वायर रखेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो ये बचेगा। ठीक, अब इसका अगर मैं आपको एक रिवीजन कराऊं, जो जरूरी है आपके लिए, क्या कि केस फर्स्ट में आपने केस फर्स्ट में जहां पर आर बड़ा था कैपिटल आर से, वहां पर क्या वैल्यू आई थी, वहां पर वैल्यू आई थी के क्यू बाई आर स्क्वायर। के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। केस सेकंड में जो वैल्यू आई थी जहां पे r इज इक्वल्स टू आर था, वैल्यू आई थी e इज इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, और इसका क्या मतलब है कि जब r इज इक्वल्स टू r हो जाएगा तो e पर गॉसियन पृष्ठ की, यानी कि उस बिंदु का जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, अब वो सतह पे आ चुका है, तो उसका उस बिंदु, उस पर्टिकुलर जो बिंदु है वो कितनी दूरी पर है उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बिंदु सतह पर आ चुका है। ठीक, केस थर्ड में क्या था कि जब r की वैल्यू आपने छोटी, r की वैल्यू हमने छोटी ली थी कैपिटल R से, तो e की वैल्यू आई थी 0। अगर मुझे इसमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना हो, यहाँ पर e और यहाँ पर r क्या है, जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं, आपके गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी है। ठीक, तो इसको 3 पार्ट में मैं लिखता हूं। जब r छोटा है कैपिटल आर से, यानी कि गोले की त्रिज्या से, जब बिंदु अंदर है, जब बिंदु गोले की सतह पर है तो r बराबर है कैपिटल आर के, और तीसरा r जब बड़ा है कैपिटल आर से। ठीक, तो ये तो मुझे पता है कि जब दोनों r बराबर होंगे तो सिंपली विद्युत क्षेत्र इस छोटे r पे निर्भर ना करके, क्योंकि r ही हो जाएगा, तो वैल्यू मेरे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगी। जब छोटा है r बड़े r से, तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू मेरे पास 0 आई है, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। और जब r यानी कि छोटा r, जो बिंदु जिस पर आप विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हो उसकी दूरी दिए हुए गोले की त्रिज्या से ज्यादा है, तो जो रिलेशन है वो है E, जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा, जैसे जैसे r बढ़ेगा, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। तो ये आपका डायग्राम है। ठीक, ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद केवल एक लेक्चर और बचा है चैप्टर फर्स्ट में। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एक एक एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले और इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट के आखिरी लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।